हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था फ्रांस के लोगों का, उसका फर्स्ट और क्लियर एक्सप्रेशन आ चुका था 1789 में ही। जैसा कि आपको याद भी होगा कि जब आपने 9th में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर था, उसमें देखा है आपने कि फ्रांस जो था 1789 तक एक एब्सोल्यूट मोनार्क के कंट्रोल के अंदर रहा था। तो कई लोग मोनार्क और एब्सोल्यूट मोनार्क को सेम भी बोलते हैं कि क्या अंतर है भाई, मोनार्क भी वही है, एब्सोल्यूट मोनार्क भी वही है। लेकिन ऐसा है नहीं। मोनार्क और एब्सोल्यूट मोनार्क में थोड़ा डिफरेंस है। मोनार्क में भी होता है कि एक किंग का बेटा मतलब राजा का बेटा ही राजा होता है, और एब्सोल्यूट मोनार्क में भी यही होता है, राजा का बेटा राजा होता है। एक और सिमिलैरिटी होती है कि दोनों में पावर एक ही हाथ में होता है, मगर एब्सोल्यूट मोनार्क में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एब्सोल्यूट मोनार्क में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1789 के बाद जो पॉलिटिकल चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रांस में, उसके बारे में भी आपने 9th में पढ़ा था। किस तरह से एक मोनार्क कंट्री से वो एब्सोल्यूट मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, फिर रिपब्लिक बना, रिपब्लिक नहीं बना था, फिर उसमें इलेक्टेड रूल आया, उसके बाद वह फिर से एक बार मोनार्क बना राइज ऑफ नेपोलियन में 1804। 1815 तक वो मोनार्क कंट्री रहा था। एक बार फिर से नेपोलियन ने 1815 में तक रूल किया, और उसके बाद वाटरलू में हार जाता है वो। फ्रांस रिवॉल्यूशन के एंड के बाद से ही फ्रांस के लोगों ने और वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज ने कुछ ऐसे मेजर्स अपनाए, कुछ इस तरह के प्रैक्टिसेस की, जिससे वो कलेक्टिव आइडेंटिटी का लोगों के अंदर आइडिया डाला कि हम सभी इक्वल हैं, हमारी आइडेंटिटी एक है, हम सब सिटीजन हैं। उन्होंने जो टाइटल्स थे उसको एबॉलिश कर दिया। और जो वहाँ का फ्रेंच का ट्राई कलर आया था, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रांस का नेशनल कलर डिक्लेयर हुआ था ब्लू वाइट एंड रेड, उसी को फ्रांस का नेशनल ट्रिकलर घोषित किया गया। द ईस्ट जनरल वॉज इलेक्टेड, स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया। फिर नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए। फिर जो वहाँ के वेट्स और मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम को अडॉप्ट किया उन वहाँ के लोगों ने। वहाँ पे फ्रांस में फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज था, तो उसे वहाँ का नेशनल लैंग्वेज भी बना दिया गया। फिर वहाँ पर मतलब कि वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये सिर्फ फ्रांस की ही लिबर्टी और डेस्टिनी का सवाल नहीं है, ये पूरे यूरोप को पूरे यूरोप की डेस्टिनी की बात है, और पूरे यूरोप के लिबर्टी की बात है। तो हम इसे सिर्फ अपने ही कंट्री में नहीं रखेंगे, इसे बाहर के कंट्रीज़ में भी इस आइडिया को फैलाएंगे। एक सिंगल नेशन, एक नेशनलिज्म की भावनाओं को बाहर के देशों में भी लेकर जाएंगे। जैसे जैसे ये न्यूज़ जो है फ्रांस के बाहर के सिटीज़ में फैली, यूरोप के सिटीज़ में फैली, वहाँ के जो स्टूडेंट थे और अदर एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने जैकोबिन्स क्लब और फिर ऐसे कई सारे क्लब्स और ग्रुप्स का फॉर्मेशन करना शुरू किया। कई एक्टिविटी और कैंपिंग की, जिससे फ्रेंच आर्मीज़ को, उसके बाद फ्रेंच आर्मीज़ ने भी कई एक्टिविटीज़ स्टार्ट की। फिर वो हॉलैंड में गए, बेल्जियम में गए, स्विट्ज़रलैंड, और भी कई इटली के भी कंट्रीज, और भी बहुत सारे कंट्रीज में गए, इटली वगैरह। 1790 में ये उन्होंने किया था। रिवॉल्यूशनरी वॉर के आउटब्रेक से फ्रेंच आर्मी नेशनलिज्म का आइडिया बोरोवर के नाम से भी विख्यात हुई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, एक पिक्चर आपको शेयर करना चाहूँगा मैं आगे बढ़ने से पहले, तो चलिए उस पिक्चर को देख लेते हैं। ये जो पिक आप देख रहे हैं, ये एक जर्मन एलिमेंट्स का कवर है, जिसे एंडर्स रेबमैन ने डिज़ाइन किया था 1789 में। इस इमेज में जो फोर्ट दिखाया गया है, ये बैस्टाइल का वही फोर्ट है जिसे रिवॉल्यूशनरी क्राउड ने स्टॉर्म किया था। और वो सिमिलर जो फोर्ट्स जो है दूसरा, जो वो ये बताना चाह रहा है
ये रिप्रेजेंट करता है बेस्टिन ऑफ डेस्पोट रूल इन जर्मन प्रोविंस ऑफ कैसल। यहाँ पर एक स्लोगन भी था, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। और रेबमैन जो था, मतलब थे रेबमैन जो थे, वो मेंस सिटी के रहने वाले थे और जर्मन जैकोबिन क्लब के मेंबर भी थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी, जिसके कारण वहाँ की टेरिटरी जो थी, फ्रांस की पूरी टेरिटरी पर नेपोलियन ने कब्जा कर लिया। वहाँ उसे अटैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो जीतते हुए आया, वहाँ देखा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोगों को काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसने उनके इंटरेस्ट की चीज़ों के बारे में बताया कि आपके इंटरेस्ट में मैं ये करूँगा वो करूँगा, और काफ़ी अच्छे स्पीचेस दी, जिससे लोगों ने उसे मसीहा समझ लिया और उसे अपने कंट्री का रूलर बना दिया। और कई हद तक वो सही भी थे, वो उनके कंट्री के लिए एक मसीहा भी रहा। फिर वो डेमोक्रेट नहीं था, ये कोई डाउट नहीं है कि वो डेमोक्रेट था, वो बिल्कुल भी डेमोक्रेट नहीं था, वो एक मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बिलीव करता था। उस वक्त काफ़ी उसने चेंजेस लाए जो कि अच्छे चेंजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, काफ़ी अच्छे चेंजेस लाए, जो कि वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उससे हम लोग द सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं, या फिर नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ये नेपोलियन रूलिंग एरा है फ्रांस में। यहाँ पर उन्होंने प्रिविलेज जो बेस्ड ऑन बर्थ था, जो यानी कि जो जन्म पे जो जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज मिल रहा था, यानी नोबेलिटी, क्लर्जी, ये सब की प्रिविलेजेस, उसे एबॉलिश कर दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फिर उसने राइट ऑफ प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की। उसने पब्लिक प्रॉपर्टीज वगैरह भी एक प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी तो उसने इंट्रोड्यूस की ही, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सिक्योर करने का एक लॉ बनाया। उसके फ्रेंच इन सभी को उसने फ्रांस से डच रिपब्लिक और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, उसने अपने इस कोड को उन रीजन्स में भी एक्सपोर्ट किया, उन टेरिटरीज में भी एक्सपोर्ट किया जहाँ पर फ्रांस का रूल था, जैसे कि डच, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। फिर उस नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको काफ़ी ही सिंप्लीफाइड और सिंप्लीफाइड किया, उससे अच्छी तरीके से डिवीज़न किया। उसने फेडरल सिस्टम को एबोलिश कर दिया। फिर उन सभी पीजेंट्स को रिहा कर दिया जो सर्फडम से सफ़र कर रहे थे। सर्फडम एक कॉमन टर्म था फ्रांस में। इसका लिटरल मीनिंग होता है कि जो बड़े लैंड ओनर होते हैं उनके बंधुआ मजदूर, जैसे भारत में बंधुआ मजदूर होते थे, वहाँ पे एक सर्फडम होता था। जैसे कि वहाँ छोटे पीजेंट्स काम तो करते थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं था, उनको वेजेस अपने मन मुताबिक दिया जाता था वहाँ के बड़े लैंड ओनर्स के द्वारा। इसको ही सर्फडम कहते हैं। तो गिल्ड्स बनाने में रिस्ट्रिक्शन था उस वक्त फ्रांस में, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया उसके द्वारा। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्प्रूव्ड किया उसने। पीजेंट, आर्टिसन, वर्कर्स, बिजनेसमैन, सभी ने काफ़ी फ्रीडम को एंजॉय किया। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो थे उनको भी अच्छा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसने वेट और मेजरमेंट का सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर दिया। कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस किया। फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स का कैपेसिटी अच्छा किया, कि जिससे ज़्यादा मात्रा में गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सके। लेकिन फ्रांस का जो रूल था वो मिक्स्ड था। काफ़ी जगह जैसे कि होलैंड, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ बर्सलेस, मानीज, मिलन, स्वार्ड, ये फ्रेंच के जगहों पे फ्रेंच आर्मी को
मतलब लिबर्टी के संदेश वाहक के स्वरूप में वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। लेकिन जो इंथुजियाज्म था, जो दोस्ती थी, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी लोगों का, जनता के अपने राजा, अपने रूलर के प्रति, नेपोलियन के प्रति, वो धीरे धीरे हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी में बदलते गई। क्योंकि उसने सभी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी कर ली, सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे तक निभा रहा था, मगर उसने टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया अचानक ही, सेंसरशिप लगा दिया। फिर फ्रेंच आर्मी को यूरोप के बाकी एरिया को भी कॉन्क्वेयर करने के लिए अटैक करवाने लगा। फ्रेंच आर्मी कहीं भी अटैक कर देती थी कभी भी। तो काफ़ी एडवांटेजेस भी आए थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के बाद। लेकिन दुर्भाग्यवश 1815 में फ्रांस और ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया हंगरी का वॉर हुआ था फ्रांस के साथ। तो उसमें उस बैटल का नाम था वाटरलू। 1815 के उस बैटल में नेपोलियन हार जाता है और उसके बाद नेपोलियन का एरा एंड हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वेन्स 1815। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एम्पायर है, ये रशियन एम्पायर है, ये होल रशियन एम्पायर है, और ये है ओटोमन एम्पायर। यहाँ से ट्विंस से सर्बिया, रोमेनिया, फिर आर्मेनिया, मेसोपोटामा। पर्शिया ओटोमन एम्पायर के अंदर नहीं था। सीरिया, पर्सिया, इजिप्ट, ये सारे ओटोमन एम्पायर में थे। ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, जिसमें ऑस्ट्रिया आता है, ग्लेसिया था, हंगरी था, फिर स्विट्ज़रलैंड इधर है, ये अलग है, बावेरिया है, नॉर्वे और स्वीडन, ये है आइसलैंड, डेनमार्क, ये देख सकते हैं आप, आयरलैंड है, इधर स्कॉटलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन, दिस इज़ द ग्रेट ब्रिटेन, ये पूरा है ग्रेट ब्रिटेन, इस पूरे को कहते हैं। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन के अंडर था। स्कॉटलैंड ने बाद में ग्रेट ब्रिटेन को ज्वाइन किया था, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल, इस तरह से काफ़ी छोटे और बड़े किंगडम्स में डिवाइड हो गया था यूरोप नेपोलियन के डेथ के बाद। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स आप फॉर द वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।